जय हिंद साथियों, क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हो? जी हाँ साथियों, आपके 30 दिन बाद पेपर हैं और आपके लिए यहाँ पर विज्ञान, रीजनिंग, गणित और जीके जीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं 17 नवंबर 2025 को, उसकी आज ये क्लास होने वाली है। और ये क्लास साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो सभी साथी ज़रूर 100% सिलेक्शन के लिए ये क्लास ज़रूर अटेंड करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने जीके जीएस का दे रखा है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, असम में स्थित है या केरल में हो जाएगा? तो एकदम सटीक आंसर यहाँ पर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर अपना सटीक आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में स्थित है बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी को लॉक करना है। आगे चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ पर भरहुत हो जाएगा, चौखंडी हो जाएगा, धमेक या रामभर स्तूप। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो भरहुत ये स्तूप कहाँ पर हो जाएगा? एमपी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को आप सभी को लॉक करना है, जो कि सटीक आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। आगे चलने से पहले एक नोटिस आप सभी के लिए, यानी कि स्मार्ट स्टडी डीएस को जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपनी बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए हमारे प्लेलिस्ट 17 नवंबर आरआरबी ग्रुप डी के लिए। आई होप आप सभी लोग इतना काम करेंगे, उस प्लेलिस्ट से ज्वाइन हो जाइए। अब आपके सभी के लिए धमाकेदार सेशन आने वाले हैं, तो कमर कस के आप सभी लोग जुट जाइए अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। और इसी क्रम में आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं स्विच करूंगा और अगर आप कहेंगे तो इसका पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगा। पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम पर मिल जाएगी फ्री में। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। अगर चश्मा देखने शब्द से संबंधित है तो पेंसिल किस शब्द से संबंधित होगी? यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंसिल का संबंध पूछा जा रहा है, ये किस शब्द से संबंधित होगी? तो यहाँ पर शीशा से संबंधित होगी? नहीं। लिखना से संबंधित हो जाएगी? जी बिल्कुल। कागज या गोल? तो एकदम सही आंसर आप सभी का, चश्मा अगर देखने से संबंधित है तो पेंसिल साथियों लिखने से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी को लॉक करना है, जो कि अपना सटीक आंसर आप सभी लोग दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये नंबर सीरीज का नहीं होकर ये क्वेश्चन रीजनिंग का आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको बताना है कि ये लेटर जो है, ये जिस प्रकार फॉर्म का कोड यहाँ पर ये दिया गया है 1 मिनट, जैसे आपका फॉर्म ये लिखा उसका कोड ये दिया गया है, तो टीम का कोड आपको बताना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना चाहते हैं और जानते हैं, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें, फ्रॉम लिखा गया, फ्रॉम को क्या लिखा गया है? यानी कि फ्रॉम को यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर एम वाई और वी और टी किस टाइप से लिख रखा है? थोड़ा सा सोचिए आप सभी लोग, दिमाग लगाइए कि यहाँ पर एफ आपका 6 नंबर पर आता, आर 18 नंबर पर आता, वो 15 नंबर पर आता है, एम 13 नंबर पर आता है। यदि हम देखिए एम 13 नंबर पर आता, वाई 25 नंबर पर आता है और वी आपका यहाँ पर 22 नंबर पर आता है। ये यहाँ पर वी है, इसको यू मत समझिएगा। और टी आपका 20 नंबर पर आता है। ओके सर, तो यहाँ पर अगर देखोगे आप सभी लोग 1 मिनट, तो यानी कि यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा। 13 हुआ, 6 से 13 तो प्लस का 7, 18 से 25 आया प्लस का 7, 15 से 22 आया प्लस का 7, 13 से 20 आया प्लस का 7 कर लिया। अब हम कुछ नहीं करना, हम लोगों को यहाँ पर प्लस का 7 सीरीज करके चलना है। टी आपका 20 नंबर पर आता है, प्लस का 7 करोगे 20 प्लस का 7 करोगे 27। 26 नंबर पर आपका यहाँ पर जेड आता है, 26 नंबर पर तो सर यहाँ पर जेड आता है। 27 नंबर पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर ए आ जाएगा। ए यहाँ पर लिखा हुआ है, बी यहाँ पर लिखा गलत हो जाएगा, डी लिखा गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर ए को लॉक करके आगे बढ़ जाना, ज़्यादा नहीं देखना है हमें, तो सिर्फ लेटर चेक करना है। आगे ई ए एम, अगर 2 में यहाँ पर ए मिल जाता तो हम आगे के लेटर्स को चेक करते, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आप सभी का साथियों सिलेक्शन यहीं से होगा। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन दिल और दिमाग से पढ़ना है और यही कंटेंट आपकी एग्जाम में काम आएगा। यानी कि यहाँ पर आप सभी को किस प्रकार से पढ़ना है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक करना है और उसकी यानी कि टेंशन मत लीजिए कि हम कैसे एग्ज़ाम को फोड़ेंगे। बस आप क्लासेस रेगुलर देखिए। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 25 में से आप सभी को 25 राइट करके आना है। क्या बात है, यहाँ पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को देखना है। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से कौन सी संख्या संबंधित है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 9 2 लिखा हुआ है और इसका कोड दिया गया है 2 9 1। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 9 बीच में आ गया। इसी प्रकार से हम लोग 316 को क्या लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 613 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी को डी को लॉक करना है। जो भी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किए उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट डाउट में है तो उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। अभी 30 दिन आपके पास हैं। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। सरसों, गेहूं, फसल और चावल में ऐसा कौन सा वर्ड है जो विषम है। देखिए आप सभी को यहाँ पर एकदम शानदार सा आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ पर फसल इसमें विषम है। फसल एक यानी कि सरसों भी है, गेहूं है और चावल भी है, और फसल को हम लोग क्या बोलेंगे यानी कि विषम शब्द। यहाँ पर फसल ऑप्शन नंबर सी आप सभी को लॉक करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए ये क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है उस वेन आरेख का चयन करना है जो कि यहाँ पर क्रिकेट, एथलीट और खेल का यहाँ पर वेन आरेख पूछा जाएगा। ये 100% क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा करके रखिएगा। क्रिकेट और एथलीट और खेल का यहाँ पर वेन आरेख कैसा बनेगा आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर वेन आरेख की अगर बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पर यानी कि खेल में ही आपका एथलीट होता है और क्रिकेट होता है। क्रिकेट और एथलीट अलग अलग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना सही और बेस्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए कह रहा है दांदली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। रेलवे ग्रुप डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करके आइएगा, यानी कि यहाँ पर आपकी कल मैराथन क्लास आएगी, यानी कि कल मैराथन क्लास आएगी तो आपको इस क्लास को यहाँ पर शेयर करना होगा और इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप सभी को ये क्लास शेयर ज़रूर करना है और ज़ोरों से इस क्लास को लाइक करना है। ठीक है, फुल जोश के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ तो जोश के साथ ही आप सभी को क्लास करना है। यानी कि दांदली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। वो यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो भी स्टूडेंट लॉक कर रहे हैं उन सभी का एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भीतरकनिका, जब भी यहाँ पर ये आ जाए वर्ड भीतरकनिका, यानी कि केरल में है, नहीं है, मेघालय में भी नहीं है ये साथियों, और ये आपका उड़ीसा ऑप्शन नंबर डी को आप सभी को लॉक करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़िए कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगी बताइए। यहाँ पर आप सभी को आवाज़ कैसी आ रही है एक बार ज़रूर बताइए। और आज के जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्कोर कार्ड जो आप सभी का जाएगा, जो भी आपके 49 क्वेश्चन है उसमें से जो भी स्टूडेंट 35 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे वो यहाँ पर उन सभी का टॉप स्कोर जाएगा। यानी कि यहाँ पर 35 क्वेश्चन करेक्ट करना है। यहाँ पर त्रिभुज काउंट करना है तो ये एक त्रिभुज, 2 3 और ये 4 हो गए, और ये आपका 5वां और ये आपका 6ठा, यानी कि 6 के बाद में कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। यानी कि ये आपका देखिए यहाँ पर ये आपका त्रिभुज हो नहीं होगा, 1 2 3 4 ये कोई त्रिभुज नहीं बना रहा है। ये भी कोई, यानी कि ये भी आपका चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, ध्यान रखना। ठीक है, विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी को आप सभी को लॉक करना, जो कि आपका एकदम परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर 6 त्रिभुज स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहे हैं, 6 को हम सभी लोग लॉक करेंगे। 6 ऑप्शन नंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा करके रखिएगा, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के हैं और ऐसे क्वेश्चन हमें ढूंढ कर लाना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारे किताब को पन्ने यहाँ पर ढूंढना पड़ता है, ताकि आप सभी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लेवल में आप सभी को करवा पाऊँ। इसके लिए यहाँ पर 10 किताबें एक क्लास को देखने के लिए 10 से 12 किताबें टटोलनी पड़ती हैं। जीके के क्वेश्चन अलग, मैथ के क्वेश्चन अलग, जीके, जीएस और करंट अफेयर और साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपको समय यानी कि समय देखना होता है कि यहाँ पर भाई मेरे आपको क्लास भी प्रोवाइड करवाना है और राइट आंसर बताना है। कह रहा दिए गए वेन आरेख में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं हैं। कितने लिफाफे जो यहाँ पर पेन नहीं है। पेन नहीं का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर गोले में नहीं आना चाहिए, यानी कि गोले में नहीं आना चाहिए, लिफाफा में होना चाहिए लेकिन इस गोले में नहीं आना चाहिए, क्योंकि गोले में पेन दे रखा है। तो यहाँ पर ये 6 लिफाफे यानी कि त्रिभुज में तो आएगा लेकिन इस गोले में आना चाहिए, यानी ये 3 जो हैं ये पेन भी हैं और लिफाफे भी हैं। 6 गोले में नहीं आ रहा है और ये 12 त्रिभुज में आ रहा है और गोले में नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के 6 और 12 18 हो जाएंगे, जो कि पेन नहीं है, यानी कि 6 12 18 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु या मुंबई। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एकदम सही आंसर आप सभी का हो जाएगा साथियों। यहाँ पर राष्ट्रीय यानी कि दूर स्थित है, कहाँ पर, यानी कि हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। कह रहा विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है। खाद्य यानी कि खाना, खाना खाएंगे तो क्या होगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP राष्ट्रीय यानी कि संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, यानी कि यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, देख करके बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आप सभी लोग। यानी कि रोम में जाएगा, यानी कि खाना खाएंगे तो रोम में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कितने आयत हैं, यानी कि यहाँ पर हमको आयत काउंट करना है और यहाँ पर हम सभी लोग वर्ग ज़्यादा देखते आए हैं, तो आज ये आप सभी के लिए आयत का क्वेश्चन है। आसान है, थोड़े से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन को देखकर और गलत आंसर टिक कर देंगे, मुझे पता है, और कंफ्यूज हो जाओगे तो क्या करोगे, इसलिए आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 1 आयत, 2 आयत, 3 और 4 और ये 5, यानी कि ये 2 आयत से मिलकर बना हुआ है छठा, और ये 7वां 2 आयत से मिलकर बना हुआ है, और ये आपका 8वां में आपको बनाकर दिखा देता हूँ, यानी कि 8वां भी 2 आयत से मिलकर बना हुआ, यानी कि 3 आयत से मिलकर बना हुआ 8वां। उसके बाद 9वां भी बना देता हूँ, यानी कि 9वां ये आपका बन जाएगा, और उसके बाद एक और ये पूरा ये 10वां हो जाएगा, यानी कि होल ये पूरा वाला कंप्लीट ये 10वां हो जाएगा। आप कहेंगे 10 आयत हो गए कंप्लीट, तो यहाँ पर कंप्लीट तौर पे यहाँ पर आपको 10 आयत देखने को मिले और 10 के अलावा कोई दूसरा नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी को लॉक करना है। सी अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग स्टूडेंट सी को लॉक कर रहे हैं। अगला देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप सभी को आंसर देना है और आंसर आप सभी को बताना है ये आंसर आया कैसे, फाइंड करके बताना है आंसर। देखिए कह रहा दी गई आकृति में 1 मिनट, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि 1 और 2 3, 3 और 6 4 10, यानी कि यहाँ पर ऐसा फॉर्मेट देखने के लिए टिक लगाइए 10, यानी कि इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 10 हो जाएंगे काउंट करने पर, और 1 2 3 4 इसमें भी काउंट करने पर 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और यहाँ पर 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप सभी को लॉक करना है। यानी कि यहाँ पर 26 कम है 28, यानी कि ये सभी को लॉक गलत करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पर क्या लॉक करोगे, यानी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भी बताना है, और राष्ट्रीय महिला दिवस किस महिला के लिए मनाया जाता है ये आप सभी को बताना है। राष्ट्रीय
महिला दिवस किस महिला की जयंती पर हम सभी लोग मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस हम सभी लोग मनाते हैं किस जयंती पर, सरोजनी नायडू की जयंती पर, उनकी उपलक्ष्य में, यानी कि ऐसा काम करो कि हमारे पर आ जाए राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि आपके ऊपर, यानी कि लड़कियों के ऊपर, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर आपके जन्मदिन के ऊपर। सरोजनी नायडू, यहाँ पर आप सभी को याद रखना है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा यहाँ पर, और यानी कि 13 फरवरी को, इसलिए आप सभी को याद रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर के साथ जाएंगे, एकदम परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, यदि एग्जाम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस पूछ ले तो आप सभी लोग लॉक क्या करोगे आंसर को, यानी कि राष्ट्रीय अगर पूछे वर्ल्ड और हेल्थ, अगर ये विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये अलग होता है और स्वास्थ्य दिवस अलग होता है। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि केवल अगर आपसे स्वास्थ्य दिवस पूछ ले कि यहाँ पर स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यानी कि ये आपसे अगर पूछे तो यहाँ पर 7 अप्रैल बता देना है, ठीक है। और अगर पूछ ले विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस तो ये आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है, 20 मार्च, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, जो कि अपना सही और एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व का वह एक मात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। विश्व का वह एकमात्र देश बताना है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका, केन्या, चीन या फिर भारत। अपना भारत देश है भैया, कौन सा, अपना प्यारा भारत देश जो है वहां पर दोनों ये जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बाघ भी पाए जाते हैं और शेर भी पाए जाते हैं। शेर कहाँ पर, यानी कि ये आपको याद रखना है कहाँ पर पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, आप सभी को राइट आंसर क्या बताना है। देखिए यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताने की कोशिश करिए, क्या होगा। एक कागज को नीचे दर्शाए गए, यानी कि यहाँ पर आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा। यानी कि कह रहा है एक कागज को नीचे दर्शाए गए, उनको मोटा और काटा जाता है, खोलने के बाद यह कैसा दिखाई देगा। देखिए कैसा दिखाई देगा। यदि हम देखेंगे तो ये, यानी कि ये बॉक्स एकदम आपका परफेक्ट तरीके से बना हुआ है, आप लोग बना भी दीजिए। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बॉक्स को बनाया और इसके बाद में इस बॉक्स को अगर हम खोलेंगे तो ये ऐसा ऐसा और ये ऐसा ऐसा, ये डब्बा इधर बनेगा और एक डब्बा ये आपका इधर बन जाएगा और एक बीच में बन जाएगा। चारों तरफ में ये बॉक्स बन जाएंगे और चारों तरफ में ये ऐसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप सभी को लॉक करना है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। बी वाला आपका, सी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा, ना डी वाला बनेगा ना ए वाला। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से, यानी कि उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर आप सभी को बताना है, ये पासे वाला क्वेश्चन है और इसको कोई स्टूडेंट गलत नहीं करेगा। गलत करोगे तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है उसमें आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसका सिलेक्शन आप सभी को देना है, यानी कि राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और राइट आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा है निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि खुले घन से नहीं बनाया जा सकता, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो यहाँ पर आप सभी को देखिए क्या राइट आंसर करना होगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इस वाले को यहाँ पर देखिए आपको पता है, यानी कि एक डब्बा छोड़ करके एक डब्बा विपरीत होगा, यानी कि पास पास में ये कभी नहीं आएगा। तो ये आपका जो डार्क है ये क्रॉस और ये, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये पास पास तो आएंगे नहीं। यानी ये पास पास में दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसको बिल्कुल गलत करिए।
ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ये खाली और ये बिंदु दे रखा है, खाली और बिंदु पास पास में आ सकते हैं क्या, क्योंकि ये खाली और ये खाली एक दूसरे के विपरीत हैं और दो खाली एक दूसरे के पास पास में नहीं आएंगे, यानी कि ये आपका एक खाली, यानी कि जो खाली पास पास में नहीं आएंगे, यानी ये ज़रूर आ सकता है। दो खाली पास पास में नहीं आएंगे और एक खाली और दूसरा एक खाली दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि ये खाली और ये बिंदु एक जो डब्बा छोड़ के एक मतलब विपरीत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को आप सभी को लॉक करना है, जो कि सी बॉक्स आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि ये आपका लंबा थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, नोटबुक में इसको डबल बार इसको आपको देखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए, क्या कहेंगे आप सभी को राइट आंसर यहाँ पर आएगा। देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए पैटर्न को पूरा कर सकती है, यानी कि यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताइए, क्या यहाँ पर आप सभी का आएगा। ये जो आकृति है यहाँ पर आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आकृति जो आपको देखना है, इसमें क्या देखना है, 1 मिनट देखिए और राइट आंसर बताने की करिए कोशिश। ये यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है, और ये आपका कुछ ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। ये आकृति आपकी पूरी बन जाएगी। ये यहाँ पर आप सभी का चतुर्भुज बनाने की अगर कोशिश करोगे तो ये चतुर्भुज कुछ ऐसे बनेगा, और ये चतुर्भुज बनाने की कोशिश करो तो ये ऐसे बन जाएगा कंप्लीट। तो ये लाइन पूरी पूरी की खींचो अगर ये क्रॉस जा रही है, और ये लाइन यहाँ से पूरी पूरी आ रही तो इसको भी पूरी पूरी बनाओ, ठीक है, ये कंप्लीट कर दीजिए। और ये भी पूरी पूरी आ रही, इसको कंप्लीट कर दिए हैं। और ये आपका कैसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा आपका 1 मिनट, ये ऐसे बन जाएगा पूरा पूरा, यानी कि पंचभुज बनना है चाहिए, तो ये आपका षष्ठभुज बन जाएगा। और ऐसी आकृति आपको देखना है कंप्लीट बनते हुए कहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले आपका ये त्रिभुज टाइप बनना है। जी हाँ सर, बनना है। त्रिभुज टाइप के अंदर आपको केवल और केवल एक लाइन, यानी कि ये चतुर्भुज जैसा बनना चाहिए। इसमें 2 लाइन दे रखी है, ये गलत, ठीक है। ये बना, ये त्रिभुज बना, और उसके बाद इसमें ये मान लीजिए ये बीच वाला है, यानी कि ये बना, ये त्रिभुज बन गया और ये प्लस बन गया। बट ये ऐसा बनेगा क्या, नहीं, ये ऐसा आपका नहीं बनेगा, यानी कि कंप्लीट आपका बनना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो लाइन है ये वाली, ये आपकी पूरी आनी चाहिए लाइन यहाँ तक नीचे तक क्वेश्चन के मार्क, यानी कि आप सभी को याद रखना चाहिए ये नीचे तक आएगी, यानी कि ये ऐसा नहीं है क्या। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर देखें, मैं इसको इरेज करूँ कि क्या, यानी ये पॉइंट यहाँ से और ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, तो ये वाला ए वाला भी गलत हो जाएगा। ये पॉइंट अगर पूरा पूरा मिल रहा तो ये भी मिलना चाहिए, यानी कि लाइन बाहर की तरफ जा रही है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये पॉइंट मिल रहा है, ये लाइन जा रही है, ठीक है, बट ये लाइन पूरी की पूरी क्रॉस कर रही है, यहाँ पर पूरी क्रॉस नहीं कर रही, यानी यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं क्रॉस नहीं कर रही है, त्रिभुज में है। तो अब एक बार इसको थोड़ा सा और देखिए, यानी कि बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूज करना, थोड़ा सा क्या और समझना। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आप डिफरेंस करना, क्रिएट करना सीखिए। आप कहेंगे ये लाइन यहाँ पर ऐसे जा रही है और ये लाइन यहाँ पर आपकी ऐसे क्रॉस कर रही है इधर, ये लाइन इधर क्रॉस कर रही, लेकिन इधर हम जब इसको करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगी और ये आपका कुछ ऐसे बनेगी, और इधर ये आपका इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर इम्पॉर्टेंट है, और बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, देख करके बताइए। कह रहा है नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, ए युक्त फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। घन की 3 अवस्थाएं दे रखी हैं, देख करके बताना है। ए युक्त फलक के विपरीत फलक पर क्या आ जाएगा, यानी कि ए यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर सी दे रखा है, सी यहाँ पर भी दे रखा है, और यहाँ पर बी दे रखा है, बी यहाँ पर भी दे रखा है। तो ए के विपरीत जेड और जेड के विपरीत ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, लगभग आप सभी को राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को ही लॉक किया होगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो कागज़ है इसको अगर खोलोगे तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया है, यानी कि ये इधर अर्धवृत्त बना होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन को ड्रॉप करिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 वृत्त बनने चाहिए, एक चतुर्भुज यहाँ पर कोने में बनना चाहिए, ये वाला 3 वृत्त और एक चतुर्भुज यहाँ पर एक कोने में बनना चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज नहीं बनना है तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि तीसरा गोला यहाँ पर भी नहीं बनना है, इधर भी तीसरा गोला नहीं बनना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का बन सकता है। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्र से किस श्रेणी में आते हैं, यानी कि बांसुरी वाद्य यंत्र ये किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है, आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, जो बांसुरी वाद्य यंत्र है सुशीर वाद्य में आता है, क्या वाद्य में, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका बांसुरी वाद्य यंत्र होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सभी को लॉक करना होगा। अवनद वाद्य यंत्र क्या होता है, अवनद का मतलब ये होता है, यानी कि जैसे तबला हो गया, क्या हो गया यहाँ पर तबला हो गया, और जैसे कि ढोलक हो गया, तबला और ढोलक, और यहाँ पर घन वाद्य यंत्र क्या होगा, यानी कि यहाँ पर मंजीरा, जैसे कि आप सभी का मंजीरा आपने बजाया भी होगा, और घंटी भी आपकी घन वाद्य यंत्र होती है। और यहाँ पर तत्वाद्य यंत्र यानी कि वीणा आपका हो जाता है, वीणा और सितार और सुशीर वाद्य यंत्र जैसे कि आप सभी की सहनाई बजती है, सहनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर बताना, भारत में गज़ल गाने की परंपरा निम्नलिखित द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है। गज़ल गाने की परंपरा हज़रत अली के द्वारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हज़रत अमीर खुसरो द्वारा, हज़रत निजामुद्दीन के द्वारा, हज़रत सहन शाहवली। तो यहाँ पर एकदम सही का आंसर क्या जाएगा, भारत में हज़रत अमीर खुसरो के द्वारा, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जाएगा। गज़ल गाने की प्रक्रिया की परंपरा स्टार्ट की थी। आगे देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है और राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप सभी को देखना है और राइट आंसर बताने की कोशिश क्या करना है, यानी कि इधर 1 डॉट दिया है, इधर 3 दिया गया, इधर 5 और 1 2 3 4 5 6 7। तो आगे क्या आएगा, यानी कि 1 विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या, 7 एक विषम संख्या है, तो अगली विषम संख्या 9 हो जाएगी, और 8 तो होगा नहीं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा, असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है। जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, जो कि खिचड़ी के नाम से आप सभी लोग जानते हो, तो ये किस नाम से यहाँ पर मनाया जाता है, असम में यहाँ पर मकर संक्रांति, माघ बिहू, थाई पोंगल और पिरला पड़ुंगा या पोंगल। तो यहाँ पर पिरला पड़ुंगा नहीं, ये पोंगल आपका तमिलनाडु, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, और ये तमिल में, यानी कि हम सभी लोग एकदम सही आंसर किसको लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए माघ बिहू, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, जो कि आप सभी लोग इसको बोल सकते हो माघ बिहू के रूप में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो पोंगल यहाँ पर किस में दिया गया है, यानी कि तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में पोंगल या उगादी, ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक में मनाया जाता है। ओणम ये केरल में मनाया जाता है, किसमें, केरल, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये आपका पुथंडु एकदम राइट आंसर, जो कि आपको राइट आंसर देना है ऑप्शन नंबर बी के साथ। सॉरी, यहाँ पर ए लिख गया है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमिल 9 वर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, आप सभी को लॉक करना ऑप्शन नंबर बी को, एकदम परफेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पुथांडु का दूसरा नाम आप सभी से पूछा जाए तो क्या बताओगे, यहाँ पर वर्षपी रप्पू, क्या हो जाएगा, वर्षपी रप्पू, यानी कि ये आपका यहाँ पर ये दूसरा नाम होता है। अगला देखिए, कह रहा भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी। भारत माता की जो पेंटिंग है वो यहाँ पर मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी, आपको याद रखना, एकदम सही आंसर
रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर यहाँ पर जेमिनी राय, नंदलाल बोस, यहाँ पर अरविंदनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आप सभी को ये रविंद्रनाथ या अरविंदनाथ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि उनके भैया अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप सभी को लॉक करना है। इन्होंने भारत माता की मूल पेंटिंग बनाई थी, याद रखना 1905 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1905 में, ये ध्यान रखना है। ये अवनींद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ के भाई के बेटे, यानी कि आप सभी को याद रखना भतीजे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर खजुराहो स्थित 1 मिनट कहाँ गया, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। एकदम सही आंसर आपका बिक्री कर हो जाएगा। बिक्री मतलब कि यहाँ पर जीएसटी वाले या उत्पादन शुल्क या आयकर या फिर संपत्ति कर। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना जो बिक्री कर होता है सेल्स टैक्स, यानी कि वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी को लॉक करके रखना होगा। अगला देखिए, कह रहा राष्ट्रीय मंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए, यानी कि राष्ट्रीय मंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए। तो राष्ट्रमंडल खेल की जब बात की जाती है, पहली बार कब ये राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना 1948, 38, 34 या फिर 30। तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार जो आयोजन किए गए थे उनका कब आयोजन हुआ, ये आपको याद रखना है। लगभग यहाँ पर कनाडा में 1930 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी को लॉक करना है। और भारत में अगर पूछे तो 1934 में भारत में पहली बार में हुआ था, ये भारत में पूछा जाए अगर तो लॉक करना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया था या बनवाई थी, कहाँ बनवाई थी ये मोती मस्जिद। तो दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में या अमरकोट। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, एकदम सही आंसर यहाँ पर मोती मस्जिद का निर्माण यहाँ पर शाहजहां ने कहाँ पर करवाया था, आपको याद रखना है कहाँ पर करवाया था, आगरा। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी को लॉक करना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और दिल्ली कोई मत करना, यानी कि आपका गलत हो सकता है। आगरा का लाल किला। कह रहा है यहाँ पर दो जर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन आप सभी को याद करके रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए और बताइए। कह रहा है दो ज्वार भाटाओं के मध्य कितने समय का अंतराल होता है, होला नहीं यहाँ पर होता है, सॉरी। तो जो दो ज्वार भाटा होते हैं उनके मध्य कितने समय का अंतराल होता है, तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे। तो इनके मध्य में जो अंतर होता है ये 12 घंटे का होता है, लगभग यहाँ पर 12 घंटे का या 12 घंटे 26 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना, एकदम परफेक्ट आंसर हो जाता है। दो ज्वार भाटे लगभग 12 घंटे 26 मिनट के अंतर आते हैं, ठीक है। अगला देखिए, आगे हम सभी लोग बढ़ते हैं। कह रहा है चंद्रमा के पीछे वाला भाग जो कि अंधकार में होता है जिसे किस नाम से जाना जाता है। चंद्रमा का पीछे वाला भाग जो कि अंधकार में होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये पवित्र सागर या समागम सागर या यहाँ पर ब्रह्म सागर या शांति सागर। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या राइट आंसर बताओगे, एकदम सही आंसर आप सभी का यहाँ पर शांति सागर के साथ जाना चाहिए। रात में क्या होता है, शांति होती है, और अंधकार में यानी कि यहाँ पर शांति सागर। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी को लॉक करना है। कह रहा है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, साथियों आप सभी को बताना है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होंगे तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर फोकस करिएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आने की संभावना है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि छांट कर क्वेश्चन लाया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे और पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इस क्लास की हूबहू मिल जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी, बस कमेंट बॉक्स में करिएगा और आप सभी को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये काम करिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, नवाब वाजिद अली शाह, हर्ष या अकबर। तो यहाँ पर अकबर यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को
करेक्ट करना, यानी कि अकबर के शासनकाल में तुलसीदास का जन्म हुआ था। ठीक है। भारत में प्रथम तार सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम तार सेवा की जब बात की जाए भाई मेरे, यानी कि टेलीग्राम सेवा कब शुरू हुई भारत में, यहाँ पर पहली बार टेलीफोन लाइन कब बिछाई गई थी, यानी कि ये अगर क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ पर देखिए टेलीफोन लाइन की सेवा सबसे पहले भारत की अगर बात की जाए तो भारत में टेलीग्राफ सेवाएं जो यानी कि 1853-54, यानी कि यहाँ पर तार सेवा यहाँ पर 1851 में ऑप्शन नंबर ए एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। आप सभी को करेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो जो राजतंत्र के बारे में बताता है, राजा का तंत्र यानी कि राजतंत्र, यहाँ पर ये किस ग्रंथ में विवेचित उपलब्ध है? यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है ये कौन से सब्जेक्ट पर आधारित है? ये राजनीति पर। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये आपकी जो चाणक्य की विष्णुगुप्त, यानी कि ये कौन से सब्जेक्ट पर आधारित है? ये राजनीति यानी कि राजतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना होगा। ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ये भैया अपने भारत का है, इंडिया का है। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, डायरेक्टली आंसर देना सीखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या होता है, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया है? ठीक, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया, ये आप लोग बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ दोगे, करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर प्लासी का युद्ध यानी कि ये 1700, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। पानीपत का युद्ध ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सिपाहियों के गदर के साथ ये आपका 1800 कब हुआ? 1857 की क्रांति में। उसके बाद 1858 का शासन लग गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ये हट गया और ब्रिटिश शासन डायरेक्ट लग गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर आप सभी को देखना है संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ। ये आपको सोचकर बताना है कि संत कबीर का जन्म, थोड़ा सा सोच के बताना है, दिल्ली में नहीं। दिल्ली तो दिल वालों की यानी कि सिटी है, वाराणसी संतों की नगरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करना है। और मथुरा में यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण जी का। और हैदराबाद में ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कितने अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, प्रतिवर्ष, 5 वर्ष या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। यानी कि ये आपका 280 अनुच्छेद के अनुसार प्रति 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? भारत की किस राज्य में सामान्य नागरिक यहाँ पर संहिता है? तो ये आपका गोवा राज्य हो जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना, जो कि अपना सही आंसर हो जाएगा गोवा के साथ। आगे बढ़िए, कह रहा है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर राइट आंसर क्या बताइए? देखिए तो यहाँ पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर प्रतीक ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी को करेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए कह रहा है ये आकृति आपको देखना है और राइट आंसर बताना है कि ये जो आपका राइट आंसर बताना है कि ये किस ऑप्शन के साथ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन।
सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर एक वेन आरेख नीचे वर्गों के बीच में संबंधित है। पीला नीला पुरुष, यानी पुरुष अलग होगा, नीला अलग होगा, पीला अलग होगा, कोई संबंध नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल पी की पुत्री है, पी एम का भाई है, एम जे की पत्नी है, एम का एल से किस प्रकार संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या संबंध है। यहाँ पर आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि एल जो है, एल पी की क्या है, पुत्री है। पुत्री है तो एल है, ये छोटी है पी से, तो लड़की के लिए यहाँ पर माइनस और लड़के के लिए प्लस। और पुत्री है, इसका मतलब नीचे ऊपर यहाँ पर पी आ जाएगा, यानी कि ये पी या तो माता होगी या पी पिता होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब कह रहा पी एम का भाई है। पी जो है इसको हम एक बार यहाँ पर बनाते हैं। एल छोटी है तो यहाँ पर आ जाएंगी, और ये पी जो है, ये पी इनकी पुत्री हैं, यानी कि पी एल पी की पुत्री हैं, यानी कि ये प्लस में है। तो यहाँ पर एम, एल का पिता पी है और पी की पुत्री यहाँ पर कौन है, एल है, और पी एल का पिता है। इन दोनों में आपको समझ में आया क्या, यानी कि ये पी का भाई कौन है, तो आप कहेंगे पी का भाई यहाँ पर एम है, तो ये भी तो यहाँ पर पी एम का भाई है, तो पी एम का भाई हो गया, ठीक है। एम जे की पत्नी है, तो अब जे यानी कि ये पत्नी है, इसका मतलब ये माइनस है, ये दोनों भाई बहन हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाई बहन हो गए, यानी कि पी एम का भाई है, एम पी की बहन है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। और एल पी का पिता है, और ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कंप्लीट। ये दोनों भाई बहन हो गए। एम जे की पत्नी है, तो एम एल से किस प्रकार संबंधित है, तो जे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पति, यानी कि दोनों लड़कियाँ रहेंगी क्या, यानी ये लड़की यानी कि ये एम, तो भाई जे की पत्नी कौन है, यानी कि जे यहाँ पर, जे की पत्नी, जे यहाँ पर पति हो जाएगा। एम का एल से क्या संबंध है, यानी कि एम का एल से क्या संबंध है, एम का एल से क्या संबंध रहेगा। यहाँ पर अपने दायरे में चलिए, यानी कि एल यानी ये पिता की, मतलब मेरे पिता की बहन आपकी क्या लगेंगी, यानी कि यहाँ पर एम यहाँ पर लिख रखा है, इसका मतलब ये हुआ एम बड़ा है, यानी कि यहाँ पर पिता की बहन एम, यानी कि यहाँ पर बुआ लगेंगी, क्या लगेंगी, बुआ। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बुआ जी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं है। तो आज के सेशन में आपके टॉप इतने ही क्वेश्चन थे। तो कैसी लगी आपको क्लास, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और ये आप सभी के टॉप क्वेश्चन थे, और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए हों एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आए हैं, प्लीज़ एक बार बताने की कोशिश